हे गाइस एंड वेलकम बैक टू मूवीज एक्सप्लेन। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग वाटरमेलन के अगले एपिसोड के साथ। एपिसोड 12 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आखिरी पल में यॉनग्योल यी चैन को दोजिन के हमले से बचा लेता है। जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, यॉनग्योल के चेहरे पर सुकून साफ दिखने लगता है। उसे लगता है कि उसने अपना सबसे बड़ा मिशन आखिरकार पूरा कर लिया है। वो एक्सीडेंट जो होने वाला था उससे उसने ईचैन को बचा लिया है। दूसरी तरफ यॉन्यू मूवी थिएटर के बाहर यॉनग्योल का इंतजार कर रही होती है। हर गुजरते मिनट के साथ उसकी बेचैनी और नाराजगी बढ़ती जा रही है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यॉनग्योल आया क्यों नहीं। इधर येचैन और बाकी लड़के समझ जाते हैं कि अगर सिक्योरिटी गार्ड उठ गया तो सब बुरी तरह फंस जाएंगे। इसलिए वो बिना वक्त गवाए पूरी जगह साफ करना शुरू कर देते हैं ताकि किसी को लड़ाई का कोई सबूत ना मिले। काम करते वक्त यीचैन के दिमाग में बार बार यॉनग्योल की वही बात घूम रही होती है कि वो फ्यूचर में उसका बेटा है। ये बात उसके लिए इतनी अजीब और हैरान कर देने वाली है कि वो चाहकर भी इसे अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा। सिक्योरिटी गार्ड के आने से पहले ही सब कुछ साफ हो जाता है। उसके बाद सारे लड़के सीधा एक पब्लिक बाथ हाउस चले जाते हैं ताकि अपने जख्म और खून के निशान साफ करके घर जा सके, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यही योन्युल एक सच बताता है। वो कबूल करता है कि वो पहले दोजिन का गैंग का हिस्सा था, लेकिन वक्त आने पर उसने दोजिन का साथ छोड़ दिया और उसी के खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन दोजिन को ये गलतफहमी हो चुकी थी कि उसने ही पुलिस को उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाया है। बाथ हाउस में तैयार होते वक्त यीचैन आखिर अपने दिल का सवाल पूछ ही लेता है। वो सीधा यॉनग्योल से पूछता है, क्या तुम वाकई में फ्यूचर से आए हो? क्या तुम सच में मेरे बेटे हो? यॉनग्योल एक पल के लिए चुप हो जाता है। सच बताने की जगह वो झूठ बोल देता है। वो कहता है वो घर से सिर्फ इसलिए भाग आया था क्योंकि उसके फादर उसे जबरदस्ती पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेजना चाहते थे, लेकिन उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में था। ये सुनते ही यीचैन चैन की सांस लेता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। शायद उसे डर था कि अगर ये सच हुआ तो उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। लेकिन उसी वक्त यॉनगल को अचानक सीक्यू यानी योन्यू की याद आ जाती है। उसे एहसास होता है कि वो उसे मूवी थिएटर में अकेला छोड़ आया है। बिना एक भी पल गवाए वो सीक्यू के घर की तरफ दौड़ पड़ता है। दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। बेचैन होकर वो घर के बाहर ही जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगता है। फिर वो एक पीसीओ से कॉल करता है और बार बार उससे माफी मांगते हुए कहता है कि बस एक बार उसकी बात सुन ले। लेकिन योन्यू का दर्द अभी अभी ताजा है। उसके लिए यह सिर्फ एक मिस्ड मीटिंग नहीं थी। उसे फिर से वही पुराना एहसास महसूस हुआ था, छोड़ दिए जाने का। वो खुद को याद दिलाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत उसे इसी बात से थी, जब अपने लोग बिना कुछ कहे उसे अकेला छोड़ देते हैं। उधर जब यॉनगल वापस यॉन फैमिली के घर पहुंचता है तो जिमी उसे घर से निकालने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार यॉनगल चुप रहने वालों में से नहीं है। वो सीधा जवाब देता है कि उसके एम्प्लॉयर जिमी नहीं बल्कि मिस्टर यॉन है और वो सिर्फ उन्हीं की बात मानेगा। जिमी और यॉनगर्ल की बहस मिस्टर यॉन के कानों तक पहुंच जाती है। वो उसे ओवरहियर कर लेते हैं और वहां आ जाते हैं। वो पूरी बात समझ जाते हैं और इस बार उनका गुस्सा सीधा जिमी पर निकलता है। वो उसे डांटते हैं कि यॉनगर्ल के साथ इतना बुरा बर्ताव ना करे और वो किस बात की इतनी अथॉरिटिव हो रही है। उसके बाद मिस्टर यॉनगर्ल को अपनी स्टडी में इंतजार करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। स्टडी में जाते ही माहौल एकदम सीरियस हो जाता है। मिस्टर यॉन सीधा उसे धमकी देते हैं कि वो उसे नौकरी से निकाल सकते हैं, लेकिन फिर वो एक शर्त रखते हैं। अगर यॉन गर्ल चुंगा के चेहरे पर मिस्टर यॉन के लिए एक मुस्कान ला पाया तो उसकी जॉब बच जाएगी। यॉन गर्ल बिना हिचकिचाए ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि चुंगा की स्माइल बहुत खूबसूरत है और वो एक दिन जरूर मुस्कुराएगी।
दूसरी तरफ चुंगा को पूरा यकीन है कि कल की बातों के बाद सीक्यू यानी योन्यू जरूर योनग्योल को ही चुनेगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त पास आ रहा है उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही है। स्कूल जाने से पहले योनग्योल चुंगा से मिलता है और उसे याद दिलाता है कि स्कूल फेस्टिवल है, लेकिन योन्यू का मूड अभी भी खराब है। वो चुंगा को नॉर्मल तरीके से ग्रीट करती है, लेकिन जानबूझकर योनग्योल को पूरी तरह इग्नोर कर देती है। योनग्योल उसके पीछे पीछे जाता है और बार बार उससे बात करने की कोशिश करता है। जब उसे लगता है कि अब और कुछ छुपाने का फायदा नहीं, तो वो अपना सबसे बड़ा राज बताने का फैसला करता है। लेकिन उससे पहले ही योन्यू बोलना शुरू कर देती है। वो पहली बार अपने दिल का सारा दर्द उसके सामने रखती है। वो बताती है कि बचपन में उसके अपने फादर ने ही उसे छोड़ दिया था। तब से अबेंडन होने का दर्द उसके अंदर कहीं गहरा बस गया है। और जब योनग्योल बिना कुछ कहे उससे मूवी थिएटर में अकेला छोड़कर चला गया, तो उसके पुराने सारे जख्म एक बार फिर से ताजा होने लगे। उसके लिए दर्द सिर्फ इतना ही नहीं था कि योनग्योल नहीं आया, बल्कि ये था कि जिस इंसान पर उसने भरोसा करना शुरू किया था, उसने भी उसे वही तन्हाई महसूस करवा दी जिससे वो हमेशा से नफरत करती आई है। योनग्योल बार योन्यू को समझाने की कोशिश करता है। वो उसे सिर्फ इतना कहता है कि फेस्टिवल में एक बार उससे मिलने जरूर आए, ताकि वो अपनी बात समझा सके। लेकिन योन्यू का दिल इतना दुखा हुआ है कि अब वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होती। इस बार उसका दर्द उसकी क्यूरियोसिटी से कहीं ज्यादा बड़ा था। थोड़ी देर बाद चुंगा की मुलाकात योन्यू से होती है। बातें करते करते उसे पता चलता है कि फेस्टिवल में योन्यू यीचेन को चूज करने वाली है। यह सुनते ही चुंगा का दिल टूट जाता है। वो बाहर से खुद को संभाल लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे महसूस हो जाता है कि शायद जिस इंसान को वो इतना पसंद करती है वो कभी उसका नहीं हो पाएगा। उधर यीचेन और उसकी बैंड फेस्टिवल की तैयारियों में पूरी तरह जुट जाती है। सब मिलकर एक ट्रक में पूरे कैंपस का चक्कर लगाते हैं और स्टूडेंट को अपने कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट कर रहे हैं। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले चुंगा यीचेन से मिलने आती है। वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ एक गिटार पिक गिफ्ट करती है। यीचेन ये तोहफा देखकर सच में खुश हो जाता है। वो दिल से उसका शुक्रिया अदा करता है और उसकी मेहनत की तारीफ भी करता है। फिर वो मुस्कुराते हुए पूछता है, तुम कॉन्सर्ट देखने आओगी ना? एक पल के लिए चुंगा की आंखों में उदासी साफ नजर आती है, लेकिन वो अपने असली फीलिंग्स छुपा लेती है और झूठ बोल देती है कि हाँ, वो जरूर आएगी। अंदर ही अंदर वो जानती है कि ये मुमकिन नहीं है। वो उस इंसान को जिसे वो दिल से चाहती है किसी और के साथ देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही। अपनी आंखों में आंसू लिए वो वहां से चली जाती है। उसी वक्त योनग्योल उसके पास से ही गुजरता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि चुंगा वहां से रोते हुए जा रही है। जब वो बाकी बैंड मेंबर्स के पास पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि चुंगा अभी अभी वहां से निकल चुकी है। तभी माजो सबको बताता है कि चुंगा और सीक्यू दोनों की सप्लीमेंट्री क्लासेस चल रही है, इसीलिए शायद दोनों ही कॉन्सर्ट में ना पहुंच पाए। ये सुनते ही पूरी बैंड का एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम हो जाता है। सबको ही उन दोनों के ना आने का अफसोस होता है, लेकिन तभी एक ऐसी एंट्री होती है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। सीक्यू यानी योन्यू अचानक कॉन्सर्ट वेन्यू पर आ जाती है। योनग्योल के चेहरे पर एक पल के लिए उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन योन्यू उसकी तरफ देखती तक नहीं। वो सीधा यीचेन के पास जाती है और सिर्फ उसी से बात करती है। उसके बाद वो बैंड के बूथ को देखने की बात करती है। वहां लगी सभी मेंबर्स की फोटो खरीद लेती है, बस एक फोटो नहीं लेती, योनग्योल की। ये छोटी सी बात भी उसके दिल को बुरी तरह चुभ जाती है। इसके बाद योन्यू, यीचेन और बाकी सब साथ में फेस्टिवल एंजॉय करने लगते हैं। वो उनके साथ गेम्स खेलती है, मजाक करती है और सबके साथ खुलकर वक्त बिताती है। और योनग्योल वो बस बूथ पर अकेला खड़ा रह जाता है। दूर से वो सिर्फ इतना देख पाता है कि योन्यू हंस रही है, खुश दिख रही है, लेकिन उसके साथ नहीं।
उसके दिल में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या अब सब कुछ सच में खत्म हो चुका है? कुछ देर बाद योन्यू ऑडिटोरियम में जाकर कॉन्सर्ट शुरू करने का इंतजार करती है। तभी सैंगा भी वहीं पहुंच जाती है और उसे पीछे छोड़कर आने के लिए नाराजगी जताने लगती है। इसी बीच कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है। स्टेज पर योनगल और री चैन अपनी परफॉर्मेंस के जरिए एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं और सबको ऐसा लगता है जैसे दोनों सीक्यू का दिल जीतने के लिए अपने पूरी जान लगा रहे हैं। परफॉर्मेंस के दौरान सेंगा योन्यू से एक बात शेयर करती है। वो बताती है कि पिछले साल भी उसने जीवॉन को इसी तरह स्टेज परफॉर्म करते हुए देखा था। ये बात सुनते ही योन्यू के दिमाग में जैसे सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगते हैं। उसे अचानक समझ आ जाता है, जिस लड़के का जिक्र उसकी माँ हमेशा अपने पहली मोहब्बत के रूप में करती थी, वो कोई और नहीं, जीवॉन था, यानी उसका अपना फादर। और उसी पल योन्यू को एक और सच का एहसास होता है। सीक्यू की पहली मोहब्बत असल में ना ही योनग्योल है और ना ही यीचे है, बल्कि जी वॉन का वही जवान, मासूम और बेहद रोमांटिक रूप था जिसे देखकर कभी उसका दिल धड़का था। ये सच जानने के बाद योन्यू के लिए वहां रुकना मुश्किल हो जाता है। वो चुपचाप ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाती है और अकेले खड़ी होकर अपने बिखरे हुए जज्बातों को समेटने की कोशिश करती है। जो सच उसने अभी जाना था, उसने उसकी सोच ही बदल दी थी। तभी चॉययूं उसे देख लेता है। वो तुरंत सीक्यू को पहचान लेता है और उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है, लेकिन योन्यू इस वक्त किसी से बात करने की हालत में नहीं होती। वो बिना कुछ कहे वहां से चली जाती। सोचो, तुमने टाइम ट्रेवल किया हो, तुम स्टोरी पूरी चेंज करने की कोशिश में हो, लेकिन तभी तुम्हें समझे कि तुम स्टोरी को ही उल्टा समझ बैठे हो, तो वो किस चीज से गुजर रही होगी, हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उधर स्टेज पर यीचैन की नजर बार बार ऑडियंस में सीक्यू की सीट पर जाती है। जब उसे वो कहीं नजर नहीं आती तो उसकी चिंता बढ़ने लगती है। फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को साइड में रखकर परफॉर्मेंस जारी रखता है। आखिरकार कॉन्सर्ट शानदार तरीके से खत्म होता है और पूरी बैंड की परफॉर्मेंस को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन कॉन्सर्ट खत्म होते ही योनगल बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। उस रात सब लोग कॉन्सर्ट के सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए डिनर पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन एक कुर्सी खाली होती है, योनगल की। इसी बीच यीचैन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो सब पर चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग सिर्फ योनगल के ना आने की बात कर रहे थे, लेकिन किसी ने एक बार भी चुंगा की फिक्र नहीं की, जो कॉन्सर्ट में आई ही नहीं थी। उसके बातों से साफ पता चल रहा होता है कि चुंगा की कमी उसे अंदर ही अंदर कितनी महसूस हो रही थी। गुस्से में वो डिनर छोड़कर सीधे बोर्डिंग हाउस लौट जाता है। दूसरी तरफ चुंगा अपने कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे फैक्स मशीन पर एक के बाद एक कई मैसेजेस मिलते हैं। सारे के सारे यीचैन के होते हैं। हर मैसेज में बस एक ही बात लिखी होती है कि वो उसे कांटेक्ट करने की कितनी कोशिश कर रहा था। आखिरकार यीचैन उसे मैसेज भेजता है कि वो घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा है। चुंगा बाहर आती है, लेकिन उसका दिल अभी भी टूट चुका है। यीचैन उससे बात करने और समझने की कोशिश करता है, लेकिन चुंगा का दर्द इतना गहरा होता है कि उसके लिए अपनी फीलिंग छुपाना भी मुश्किल हो जाता है। चुंगा के दिल में इतना दर्द भर चुका होता है कि वो अपने फीलिंग्स और छुपा नहीं पाती। वो यीचैन पर ही गुस्सा निकाल देती है। नाराज होकर कहती है, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं सुन ही नहीं सकती, फिर भी तुमने मुझे म्यूजिकल कॉन्सर्ट में क्यों बुलाया? यीचन तुरंत अपनी बैग से साइन लैंग्वेज की बुक निकालता है। वो टूटी फूटी साइंस के जरिए उसे अपनी बात समझाने की पूरी कोशिश करता है। चुंगा को वो बुक देखते ही रियलाइज होता है कि जो वो समझ रही है कि यीचन उस पर तरस खा रहा है, ऐसा नहीं है। वो सच में उससे बात करने की कोशिश कर रहा है और इसीलिए उसके एफर्ट्स इतने जेन्युइन है और दिख के आ रहे हैं। लेकिन चुंगा उसकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो एक नोट लिखकर उसके हाथ में रख देती है। उस नोट में सिर्फ एक ही बात होती है, हम दोनों बिल्कुल अलग दुनिया के लोग।
इसलिए दोबारा मुझसे मिलने मत आना। ये पढ़कर यीचैन बिल्कुल खामोश रह जाता है। दूसरी तरफ यॉनग्योल एक बार फिर से सीक्यू के घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। इस बार भी वो सिर्फ एक मौका मांगता है ताकि अपनी बात समझा सके, लेकिन बातों ही बातों में वो उसे पूछ बैठता है, क्या तुमने फेस्टिवल के लिए अपना पार्टनर चूज कर लिया? ये सवाल योन्यू के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा होता है। वो साफ कह देती है कि उसे अकेला छोड़ दे और बिना पीछे देखे घर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपना सामान पैक करना शुरू कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उसने यहाँ से हमेशा के लिए चले जाने का फैसला कर लिया है। वो बातों बातों में यॉनग्योल को कह भी देती है कि तुम अब से मुझे कभी नहीं देखोगे। दूसरी तरफ यॉनग्योल चलते चलते चॉययून के म्यूजिक शॉप पर पहुंच जाता है। अंदर से एक गाना बज रहा होता है, वही गाना जो उसने कभी सीक्यू के लिए गाया था। चॉयू मुस्कुराते हुए बताता है कि ये गाना तो काफी मशहूर है और अक्सर लड़के किसी लड़की को इम्प्रेस करने के लिए गाते हैं। अपने दिल की उलझन को चॉयू के साथ बांटते बांटते यॉनग्योल को आखिरकार वो बात समझ आती है जिसे वो अब तक खुद भी नहीं समझ पाया था। उसे योन्यू से प्यार हो चुका है। यह एहसास उसके लिए इतना खूबसूरत था जितना डरा देने वाला। दोनों कुछ देर बिना कुछ कहे साथ बैठे रहते हैं। कभी कभी खामोशी ही वो सब कह देती है जो लफ्ज नहीं कह पाते। उसके बाद यॉनग्योल यॉन हाउस लौट आता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम एकदम रुक जाते हैं। वो अनजाने में सेंगा के फोन पर हो रही बातें सुन लेता है और उसे ऐसा सच पता चलता है जो उसके होश उड़ा देता है। सीक्यू यानी योन्यू हमेशा के लिए अमेरिका वापस जा रही है। ये सुनते ही यॉनग्योल एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करता। वो घर से दौड़ पड़ता है। उसकी मंजिल सिर्फ एक ही होती है, एयरपोर्ट, क्योंकि इस बार वो योन्यू को बिना अपनी बात कहे दोबारा जाने का मौका नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ योन्यू एयरपोर्ट पहुंच चुकी होती है। वो अमेरिका की फ्लाइट बोर्ड करने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद फ्यूचर में वापस जाकर वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगी। लेकिन बहुत जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि उसके पास ऐसा करने का कोई तरीका ही नहीं। उसकी सारी उम्मीदें एक पल में टूट जाती है। वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आती है और रोड के किनारे फुटपाथ पर अकेले बैठ जाती है। आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते। एक तरफ अपना फ्यूचर उसे दूर नजर आ रहा था और दूसरी तरफ वो इंसान जिस पर उसने भरोसा करना शुरू किया उससे भी वो दूर भाग रही थी, बिल्कुल अकेली और पूरी तरह टूट चुकी। लेकिन तभी यॉनग्योल वहां पहुंच जाता है। वो दूर से ही योन्यू को अकेला बैठा देख लेता है। इस बार वो ना कोई बहाना बनाता है ना कोई झूठ बोलता है। वो बस उसके पास जाकर एक ही बात कहता है, बस एक बार मुझ पर भरोसा करो। लेकिन उसका ये डायलॉग कि चाहे तुम कुछ भी हो, चाहे तुम ज़ॉम्बी ही क्यों ना हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों में जितने भी डिफरेंसेस हैं उनको बाजू में रखते हुए तुम्हारे साथ मुझे जो एहसास होता है वो बहुत ही अलग है। और इसी इमोशनल पल के साथ एपिसोड 12 खत्म हो जाता है। एपिसोड 12 को खत्म होते होते सभी अपने हार्ट ब्रेक्स को लेके उलझन में हैं। यीचैन और चुंगा का भी कुछ सही नहीं चल रहा और दूसरी तरफ क्या योन्यू योनग्योल को अपना पाएगी? योनग्योल आखिर उसने भी अपने दिल की सच्चाई मान ली है। अब सिर्फ वो अपने फैमिली को बचाने का सफर नहीं कर रहा, अब वो दिल से योन्यू यानी सीक्यू पर दिल लगा बैठा है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए मूवीज एक्सप्लेन और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।